जय हिंद। ज्ञान कुरिया एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। 75 डे सीजीपीएससी चैलेंज पे आज है फोर्थ डे और इस फोर्थ डे पे हम लोग लेकर के आए हैं सीजीजीएस के कलचुरी वंश और फनी नाग वंश के इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन। तो देर ना करते हुए चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, कलचुरी वंश के संबंध में सही सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है और है, इसको पहले टारगेट करना है। तो ये क्वेश्चन जो है वो निगेटिव सेंस का है, नहीं है पूछ रहा है। पहला है कृष्णराज आदि पुरुष है, वामराज कालिंजर को राजधानी बनाया, कोकलदेव प्रथम ने त्रिपुरी में कलचुरी वंश के संस्थापक हैं और शंकर गण द्वितीय पाली क्षेत्र जीता। तो इसमें कौन सा जो है वो सुमेलित नहीं है। तो हम बात करें कृष्णराज के बारे में तो बिल्कुल इसको हम लोग आदि पुरुष बोलते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बात करें तो छत्तीसगढ़ में आपका कलिंग राज आ जाता है। लेकिन ये जो कृष्णराज है ओवरऑल इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पर छत्तीसगढ़ शब्द नहीं लिखा हुआ है, ओवरऑल इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो कलचुरी वंश है वो स्टार्टिंग जो होता है आपके प्रयागराज की तरफ इलाहाबाद वाले क्षेत्र से, काशी से, उसके बाद कालिंजर इन लोग का राजधानी रहा, ठीक। उसके बाद आपका रतनपुर भी राजधानी रहा, रायपुर भी राजधानी रहा, लेकिन स्टार्ट जो होता है वो यूपी वाले क्षेत्र से होता है। तो इनका जो आदि पुरुष है वो है आपका कौन, कृष्णराज है। तो ये तो कथन सत्य है, सुमेलित है। दूसरे कथन के बारे में बात करें तो कृष्णराज के बाद वामराज के बारे में, कालिंजर को राजधानी बनाया। जी हाँ, इन्होंने कालिंजर को राजधानी बनाया था, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कोकलदेव प्रथम त्रिपुरी में कलचुरी वंश के संस्थापक है। ये कथन असत्य है। कैसे? क्योंकि कोकलदेव प्रथम ने त्रिपुरी को इन्होंने राजधानी बनाया था, इस वंश के संस्थापक नहीं है। एक्चुअल में वामराज कालिंजर के साथ साथ ये जो त्रिपुरी है उसको उप राजधानी बनाया था। इसका मतलब ये है कि त्रिपुरी में पहले से कौन थे, वामराज थे। तो संस्थापक कौन हुए, वामराज हुए त्रिपुरी में। तो ये कथन क्या हुआ, असत्य हुआ। शंकरगण द्वितीय, इन्होंने पाली क्षेत्र को जीता। पाली क्षेत्र मतलब वर्तमान का हमारे छत्तीसगढ़ का कोरबा का जो पाली क्षेत्र है उन पर इन्होंने विजय प्राप्त की थी। किसने, शंकरगण द्वितीय मुग्धतुंग ने। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलचुरी वंश के शासकों का सही क्रम है कलिंगराज, कोकलदेव द्वितीय, लक्ष्मण राज और शंकरगण द्वितीय। तो दिए हुए ऑप्शन पे हम चले तो शंकरगण द्वितीय जो होगा वो पहले नंबर पे आ जाएगा। शंकरगण द्वितीय के बाद दूसरे नंबर पे आ जाएगा लक्ष्मण राज, और कोकलदेव द्वितीय जो आ जाएगा वो तीसरे नंबर पे आ जाएगा, और कलिंग राज ये चौथे नंबर पे आ जाएगा। तो इन चारों में से कलिंग राज जो है वो आखिरी पे आएगा। तो इस तरीके से देखें 4321 आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। तो इसका आंसर है बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से असत्य कथन है, फिर से ये निगेटिव क्वेश्चन है, असत्य कथन बताना है। छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का संस्थापक कलिंगराज था। तो कलिंगराज बिल्कुल छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का संस्थापक था। तो हम बात करें छत्तीसगढ़ में तो के आर पी जे आर, ठीक। कलिंगराज कमलराज, रत्नदेव पृथ्वीदेव जाजल्यदेव प्रथम, रत्नदेव पृथ्वीदेव जाजल्यदेव द्वितीय और रत्नदेव तृतीय। ये सही क्रम है छत्तीसगढ़ में कलचुरी शासकों का। तो छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का जो संस्थापक था पहला वाला के मतलब आपका कलिंगराज। ये कथन जो है वो सत्य है। इन्होंने तुमान को अपना राजधानी बनाया। जी हाँ, तुमान को इन्होंने अपना राजधानी बनाया, ये भी कथन सत्य है। पृथ्वीदेव प्रथम के अमोदा ताम्रपत्र से इनकी जानकारी मिलती है। हाँ, पृथ्वीदेव के अमोदा पत्र ताम्रपत्र से इनकी जानकारी मिलती है, क्योंकि कलिंगराज जो है उनका कोई आपका अभिलेख नहीं है। कमलराज, उसके बाद जो पृथ्वीदेव है, जाजल्यदेव है, उन सबके अभिलेख मिलते हैं। तो पृथ्वीदेव जाजल्यदेव के अभिलेख से उनके पूर्वजों के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये कथन सत्य है। तीसरा लास्ट, त्रिपुरी के कलचुरी शासक गांगे देव को उत्कल अभियान में सैन्य सहायता पहुंचाई थी। नहीं, ये कथन जो है वो असत्य है, क्योंकि त्रिपुरी के कलचुरी शासक गांगे देव को उत्कल अभियान में सैन्य सहायता पहुंचाने वाला व्यक्ति वो कलिंगराज नहीं था। वो कौन था, आपका कमलराज था। अगर इस क्वेश्चन में अगर आपको कमलराज बोला जा रहा था तब ये सत्य होता। तो इस तरीके से देखें तो ऑप्शन डी जो है वो क्या है, आपका गलत है। तो असत्य कथन कौन है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रत्नदेव प्रथम के बारे में सत्य कथन है। जाजल्यदेव प्रथम के रतनपुर शिलालेख में कलिंग राज, सत्य कथन के बारे में पूछ रहा है। जाजल्यदेव प्रथम के रतनपुर शिलालेख में कलिंग राज पुत्र का नाम रत्नराज मिलता है।
जैसे अभी मैंने बताया था कि जो पूर्वजों की जानकारी उनके आने वाले वंशजों से मिलती है। तो जाजल्य देव जो थे वो बाद में आए, कलिंग राज पहले आए थे। तो कलिंग राज के पुत्र का नाम रत्नराज, ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि कलिंग राज के पुत्र का नाम क्या था? कमल राज था। कमल राज के पुत्र का नाम क्या था आपका? रत्नराज था, जिसको हम लोग रत्नदेव के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है रत्नराज या रत्नदेव की, तो रत्नदेव जो है वो कलिंग राज के बेटे नहीं थे, तो यह कथन जो होगा वो असत्य होगा। इन्होंने 1045 में तुमान से रतनपुर अपना राजधानी स्थानांतरित किया था। तो इन्होंने जो राजधानी जो है वो क्या किया था? 1045 में तुमान से नहीं, 1045 में तुमान से रतनपुर राजधानी स्थानांतरित नहीं किया था, बल्कि इन्होंने किया था 1050 पे। ठीक है, क्योंकि रत्नदेव जो है वो स्टार्टिंग में 1045 में तुमान से ही शासन किए। तुमान के बाद जो है वो रतनपुर आए, कब आए? 1050 में। तो ये कथन जो होगा वो असत्य होगा। रतनपुर में विशाल तालाब का निर्माण हुआ, करवाया, तो ये भी कथन जो है वह सत्य है। हालांकि रत्नदेव के समय में तालाबों की नगरी कहलाई रतनपुर। ठीक है, सिंचाई व्यवस्था बढ़ा और भरपूर धन्य धान्य की प्राप्ति हुई, जिससे कुबेरपुर की संज्ञा भी रतनपुर को दी गई है। लेकिन विशाल तालाब का जो निर्माण है वो रतनपुर में रत्नदेव ने नहीं, बल्कि रत्नदेव के बेटे पृथ्वीदेव प्रथम ने करवाया है। तो इस तरीके से ये वाला जो कथन भी है वो क्या है? असत्य है। ऑप्शन डी के बारे में बात करें तो कलिंग के सोमवंशी शासक महाभवगुप्त चतुर्थ उद्योत केसरी को इन्होंने पराजित किया था। तो ये कथन जो है वो क्या है? सत्य है। तो इस तरीके से इसका आंसर, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीदेव प्रथम के बारे में सत्य कथन है। तो रत्नदेव प्रथम का बेटा कौन हुआ? पृथ्वीदेव प्रथम हुआ। इनके बारे में देखते हैं। रतनपुर में पृथ्वी देवेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। अमोदा ताम्रपत्र में इन्हें सकल कोशलाधिपति कहा गया। रायपुर ताम्रपत्र में प्रचंड कोशलाधिपति कहा गया है। और छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव प्रथम ने इन्हें पराजित किया। तो पहले कथन के बारे में बात करें तो पृथ्वी देवेश्वर मंदिर का निर्माण तो कराया, यह सही है, लेकिन वो रतनपुर में नहीं, तुमान में करवाया। तो इस तरीके से यह कथन क्या हो गया? असत्य हो गया। सकल कोशलाधिपति इनको कहा गया है, लेकिन अमोदा ताम्रपत्र में नहीं, रायपुर ताम्रपत्र में उल्लेख है किनको? पृथ्वीदेव को सकल कोशलाधिपति। वैसे ही प्रचंड कोशलाधिपति तो इनको कहा गया है, लेकिन प्रचंड कोशलाधिपति इसको अमोदा ताम्रपत्र में कहा गया है, मतलब ये जो है वो उल्टा दिया हुआ है। हाँ, छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव ने इन्हें पराजित किया था, ये कथन बिल्कुल सही है। तो छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव ने इन्हें क्या किया था? पराजित किया था, जिसका बदला पृथ्वीदेव के बेटे जाजल वो इससे ले लेंगे। तो ये जो कथन हो, सत्य कथन जो होगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलचुरी राजाओं के संबंध में सही सुमेलित है। तो एक तरफ आपको कलचुरी शासक दे दिए हैं, राजाओं के नाम दे दिए हैं, और एक तरफ रानियों के नाम दिए हैं। तो एक तरफ है राजा और एक तरफ है आपका रानी। तो रत्नदेव प्रथम नोनल्ला देवी से शादी हुई इनकी, जी सही है ये। पृथ्वीदेव प्रथम लाछल्ला देवी, नहीं, लाछल्ला देवी जाजल्य देव प्रथम की है, और जाजल्य देव प्रथम राजल्ला देवी ये पृथ्वीदेव प्रथम की है। तो इस तरीके से देखें, सही सुमेलित, ये सुमेलित नहीं है, ये भी सुमेलित नहीं है, पहला वाला सुमेलित है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ण सिक्के जारी करने वाले इस क्षेत्र के प्रथम कलचुरी शासक हैं। अब यहां पर स्वर्ण सिक्के के बारे में बात कर रहे हैं। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम समझते हैं कि एक तरफ चल रहा है क्या? त्रिपुरी कलचुरी शासन, और एक तरफ चल रहा है आपका छत्तीसगढ़ वाला, मतलब रतनपुर। दो तरफ कलचुरी राजा है, त्रिपुरी में भी कलचुरियों का शासन चल रहा है, रतनपुर में भी कलचुरियों का शासन चल रहा है। लेकिन पहला जो मुख्य क्षेत्र जो है वो कौन है? त्रिपुरी है। मतलब वर्तमान का मध्य प्रदेश का जबलपुर वाला जो क्षेत्र है वो त्रिपुरी क्षेत्र है, वहां पर मुख्य शासक है, और रतनपुर के जो शासक होते थे वो उनके अधीन होते थे। इसका मतलब यह है कि रतनपुर में जो राज करेगा, राजा रहेगा, वो त्रिपुरी के राजा को टैक्स देगा, कर देगा, उनके सानिध्य में ये शासन करते थे। तो इनमें जो कलिंग राजा है वो त्रिपुरियों के अधीन थे, कमल राजा है वो भी त्रिपुरियों के अधीन थे, फिर उसके बाद रत्नराज या रत्नदेव आए, वो भी त्रिपुरियों के अधीन थे,
उसके बाद पृथ्वीदेव आए, वो भी त्रिपुरियों के अधीन थे। लेकिन कलिंग राज और कमल राज के बाद रत्नदेव प्रथम और पृथ्वीदेव प्रथम जो है वो इतने स्ट्रांग हो चुके थे। पृथ्वीदेव रत्नदेव प्रथम के समय तो वही कुबेरपुर की संज्ञा, तालाबों का निर्माण हुआ। पृथ्वीदेव के समय विशाल तालाब का निर्माण हुआ। मतलब हर चीज जो है व्यवस्था सुदृढ़ हो गई थी। तो इसके बाद इनका जो पुत्र आया जाजल्य देव प्रथम, तो उनके पिता, उनके दादा जो है वो शक्तिशाली रहे हैं, और जाजल्य देव प्रथम भी जो है वो बहुत शक्तिशाली शासक रहे हैं। गज शार्दुल की उनकी उपाधि थी। हाँ, गज शार्दुल मतलब आपका हाथियों का शिकार करने वाला। तो इस तरीके से जब जाजल्य देव प्रथम आए तो उन्होंने बोला भैया त्रिपुरियों की अधीनता अस्वीकार कर दी और इनको टैक्स वैक्स देना क्या कर दिया, बंद कर दिया। मतलब ये अपने आप को एक स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। अब जब कोई भी कोई स्वतंत्र शासक रहेगा तो अपने नाम का वो क्या चलाएगा, सिक्का चलाएगा। जो शासक रहेगा, जैसे हम बात करें अभी केंद्र सरकार जो है वो करेंसी जारी करता है, उनके होते हैं। राज्य सरकार का अपना कोई रुपए पैसा नहीं होता, क्योंकि राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीन होते हैं। तो उस समय समझो कि ये केंद्र सरकार थी, ये इनके राज्य सरकार थी। अब ये अपने आप को क्या बना दिए, केंद्र सरकार बना दिए। तो इस तरीके से जाजल्य देव प्रथम ही ऐसे व्यक्ति थे जो अपने आप को क्या किए, इनके अधीन घोषित जो अधीन थे उनको स्वतंत्र घोषित किए और सिक्के चलाए। तो सिक्के चलाने वाला पहला व्यक्ति कौन हो गया, जाजल्य देव प्रथम। और जाजल्य देव प्रथम के बाद आने वाले जो शासक हैं उन सब ने भी सिक्के चलाए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रत्नदेव द्वितीय के विजय अभियान के बारे में असत्य कथन है, पूछ रहा है, असत्य बताना है आपको। चलिए, त्रिपुरी नरेश गया कर्ण को पराजित किया, ठीक है, गया कर्ण को पराजित किया था, यह कथन सत्य है। गंगवंशी शासक अनंत वर्मा चोड़गंग को भी पराजित किया, हाँ बिल्कुल ये भी सही है, ठीक है, अनंत वर्मा। ठीक, गौड़ राजाओं को भी पराजित किया, ये भी सही है। और भंज राजा हरवोहू को भी पराजित किया, ये भी सही है। गया कर्ण को पराजित किया, अनंत वर्मा को पराजित किया, गौड़ राजाओं को पराजित किया और भंज राजा को भी पराजित किया था। लेकिन ये जो गौड़ राजा है वो उड़ीसा का गौड़ राजा को पराजित नहीं किया, बल्कि बंगाल के गौड़ राजाओं को पराजित किया था। तो ये वाला जो कथन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा कौन, ऑप्शन सी, बंगाल के गौड़ राजा होना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रत्नदेव, यहां पर मिसिंग है, रत्नदेव द्वितीय के बारे में बात कर रहे हैं। रत्नदेव द्वितीय के बारे में सत्य कथन है, सूर्य का पुत्र रेवंत का मंदिर का निर्माण कराया। जी हां, इन्होंने सूर्यपुत्र रेवंत का मंदिर का निर्माण कराया है। 36 विधाओं का ज्ञाता कहा जाता है। जी हां, 36 विधाओं का ज्ञाता कहा जाता है। इनके राज्य में पद्मनाभ को आश्रय प्राप्त था। जी हां, पद्मनाभ को आश्रय प्राप्त था। तो इस तरीके से देखें तो 1 2 3 तीनों जो है वो क्या है, सत्य है। तो इस तरीके से ऑप्शन डी 1 2 और 3 जो है वो सत्य है। यहां पर हम पद्मनाभ के बारे में बात करें तो पद्मनाभ शब्द जो है वो इसका मतलब यह होता है कि चंद्र ग्रहण की गिनती करने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं, पद्मनाभ बोलते हैं। तो इनको बड़ा रुचि था रत्नदेव द्वितीय को सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण वगैरह में। तो कब चंद्र ग्रहण होगा, एक साल में कितने बार चंद्र ग्रहण होगा, ये जानकारी रखते थे। चलिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वीदेव द्वितीय के बारे में, पृथ्वीदेव द्वितीय के बारे में सत्य कथन बताना है। कलचुरियों में सर्वाधिक अभिलेख इन्हीं के प्राप्त हुए हैं, बिल्कुल सत्य कथन है। सबसे ज्यादा अभिलेख इन्हीं के प्राप्त हुए हैं, 14 अभिलेख प्राप्त हुए हैं इनके। कोनी शिलालेख से ज्ञात होता है कि सर्वाधिकारीन पुरुषोत्तम को सलोनी ग्राम इन्होंने दान में दिया है। हाँ, बिलासपुर के पास कोनी है, उसी कोनी शिलालेख से पता चलता है कि एक व्यक्ति थे पुरुषोत्तम जो इनका सर्वाधिकारीन था, उनको सलोनी ग्राम इन्होंने दान में दिया था। ये कथन भी क्या है, सही है। तीसरा, इनके शासन में रामचंद्र मंदिर राजिम का निर्माण हुआ है। पृथ्वीदेव द्वितीय के शासन में रामचंद्र मंदिर राजिम का, ठीक है। तो ये भी कथन क्या है, सत्य है। तो ये तीनों कथन क्या है, सत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए। अगर यहां पर हम राजिम की बात करें तो राजिम में एक महत्वपूर्ण, रामचंद्र मंदिर महत्वपूर्ण ही नहीं है, महत्वपूर्ण है वो राजीव लोचन मंदिर है, ठीक है। तो राजीव लोचन मंदिर के बारे में बात करें तो राजीव लोचन मंदिर का निर्माण जो है वो नलवंशी शासक, नल वंश के जो शासक थे विलासतुंग, उन्होंने इनका निर्माण कराया था। लेकिन इसी समय में पृथ्वीदेव द्वितीय के जो सामंत थे
जगपाल देव, उन्होंने क्या किया, राजीव लोचन मंदिर जो कि छीन हो चुका था, जर्जर हो चुका था, उनका जीर्णोद्धार मतलब रिनोवेशन कराया, किसका, राजीव लोचन मंदिर का। साथ ही साथ राजीव लोचन मंदिर के जीर्णोद्धार के समय रामचंद्र मंदिर का इन्होंने क्या किया, निर्माण कराया। तो इन्हीं के शासन में रामचंद्र मंदिर बना है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य कथन है, जाजल्य देव के शासन काल, जाजल्य देव द्वितीय के बारे में बात कर रहे हैं। जाजल्य देव के शासन काल में त्रिपुरी शासक जय सिंह ने रतनपुर पर आक्रमण किया था। इस युद्ध में अलहन देव वीर गति को प्राप्त हुए। अलहन देव शिवरी नारायण में चंद्रचूड़ मंदिर का निर्माण कराया था। अब यहां पर देखो त्रिपुरी शासक जयसिंह के बारे में बताया। तो जैसे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि दो क्षेत्र थे, एक कौन, त्रिपुरी वाला क्षेत्र और दूसरा कौन सा, रतनपुर वाला। जब तक रतनपुर के शासक त्रिपुरियों के अधीन थे, टैक्स दे रहे थे, तब तक सब चीज ठीक चल रहा था। लेकिन जैसे ही जाजल्य देव प्रथम ने क्या कर दिया, टैक्स देने से मना कर दिया, तो आने वाले शासकों ने भी टैक्स देना, क्योंकि जाजल्य देव प्रथम तो शक्तिशाली थे, तो उनके ऊपर आक्रमण नहीं हुआ। लेकिन उनके बाद थोड़ा सा कमजोर पाकर के त्रिपुरी शासकों ने इनके ऊपर क्या कर दिया, अटैक कर दिया। तो इसी कड़ी में त्रिपुरी शासक जय सिंह ने क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया, कहां पर, रतनपुर पर। और लेकिन जाजल्य देव द्वितीय जो है इसमें जीत गए, ये जय सिंह उनको पराजित नहीं कर पाया। तो जीत जाजल्य देव की हुई। ये कथन जो है वो क्या है, सही है। और इस समय जाजल्य देव का साथ देने के लिए एक व्यक्ति था जिनका नाम था अलहन देव। अलहन देव इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे। ये भी कथन सही है जाजल्य देव को बचाने के लिए। और अलहन देव ने पहले ही शिवरी नारायण में चंद्रचूड़ मंदिर का निर्माण कराया था। ये भी क्वेश्चन कथन सही है। तो इस तरीके से देखें तो तीनों कथन क्या है, आपके सही हैं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किनके शासन काल में केदारेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ है। चलिए केदारेश्वर मंदिर के बारे में बात करें तो सबसे पहले ही अगर आप इन्हें क्लिक कर लिया, एक क्वेश्चन आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि केदारेश्वर मंदिर कहां पर है। तो केदारेश्वर मंदिर जो है वो मिलेगा आपको मल्हार में, बिलासपुर के पास। मल्हार जो है नीडिला नदी के तट पर बसा हुआ शहर है मल्हार, ठीक है। प्राचीन नाम अगर देखा जाए तो इसको इंद्रपुर, इंद्रबल ने इसको बसाया था, ठीक है। तो मल्हार में केदारेश्वर मंदिर है, लेकिन लोग इनको केदारेश्वर मंदिर के नाम से अभी नहीं जानते। ये जो मंदिर है वो पतालेश्वर महादेव के मंदिर के नाम से, पतालेश्वर के नाम से जाना जाता है। तो वर्तमान में पतालेश्वर है जिसका प्राचीन नाम क्या है, केदारेश्वर मंदिर है। और इसका निर्माण भी जाजल्य देव द्वितीय ने किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस कलचुरी शासक का विवाह सुमल्ला देवी से हुआ था। तो सुमल्ला देवी से जो विवाह हुआ था वो शासक है आपका जगत देव, ठीक है। तो जगत देव के बारे में बात करते हैं तो फिर से वही के आर, कलिंगराज, कमलराज, आरपीजे प्रथम, रत्नदेव, पृथ्वीदेव, जाजल्यदेव प्रथम आएगा। फिर रत्नदेव, पृथ्वीदेव, जाजल्यदेव द्वितीय आएगा। उसके बाद जो व्यक्ति आता है वो होता है आपका जगत देव। तो जगत देव का विवाह जो हुआ था वो रोमल्ला देवी से हुआ था। तो सही आंसर हो जाएगा आपका जगत देव। नेक्स्ट क्वेश्चन, रत्नदेव तृतीय के बारे में असत्य कथन है। अब बात कर रहे हैं रत्नदेव तृतीय और बोल रहे हैं असत्य कथन। तो उनके बाद जो है जगत देव के बाद आपका रत्नदेव तृतीय का नंबर आता है। तो इनके शासन काल में भीषण अकाल पड़ा था। बिल्कुल सही कथन है। रत्नदेव तृतीय जब रतनपुर में शासन कर रहे थे तो उस समय बहुत भीषण अकाल पड़ा था, ठीक है। तो अकाल पड़ा था, उस समस्या को निपटाने के लिए इन्होंने गंगाधर राव को ही क्या किया था, सेनापति बनाया था। गंगाधर राव जो है वो सेनापति थे। ये भी सही कथन है, ठीक। खरौद में सबरी मंदिर का निर्माण कराया था। खरौद में सबरी मंदिर का निर्माण कराया था, ये कथन असत्य है। सबरी मंदिर का निर्माण तो पहले से हो चुका है। सबरी मंदिर का इन्होंने जीर्णोद्धार कराया था, सबरी मंदिर का निर्माण नहीं कराया था। और खरौद की बात करें, ठीक है, खरौद को इंद्रपुर के नाम से जानते हैं, ठीक है। अच्छा वहां पर मल्हार बोल दिया था, सॉरी। खरौद को इंद्रपुर के नाम से जानेंगे। और खरौद जो है वहां पर दो मंदिर है। एक मंदिर है आपका लक्ष्मणेश्वर मंदिर और दूसरा मंदिर है आपका सबरी मंदिर। तो दोनों मंदिर का जीर्णोद्धार उस समय किसने करवाया था, रत्नदेव तृतीय ने कराया था, ठीक है। और चौथा ऑप्शन है रतनपुर में लखनी देवी का मंदिर। हाँ ये बिल्कुल सही है। रतनपुर में लखनी देवी का
मंदिर का निर्माण इन्होंने कराया था, और इस मंदिर का निर्माण जो था वो गंगाधर राव ने किया था। शासन काल जरूर रत्नदेव तृतीय का था। तो इन्हीं के सूझबूझ से लखनी देवी, ऐसा जनश्रुति है, कहा जाता है कि लखनी देवी मंदिर का निर्माण करने से जो अकाल पड़ा था, ठीक है, जो सूखा पड़ा हुआ था, वो फिर से सही दिन आ गए थे। तो इस तरीके से देखा जाए तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कलचुरी संवत अंतिम बार प्रयोग करने वाला शासक कौन सा है? तो कलचुरियों ने अपना एक डेट चालू किया था, सॉरी संवत चालू किया था, जिसको हम कलचुरी संवत बोलते हैं। इसके पहले गुप्त संवत भी चलता था। गुप्त मतलब जिनका जिनका अधिकार रहेगा लंबे समय तक जो शासन करेंगे, वो अपने लिए क्या चलाएंगे? संवत चलाएंगे। तो कलचुरी संवत का अंतिम बार जो प्रयोग करने वाला जो व्यक्ति था, वो था आपका प्रतापमल। क्योंकि प्रतापमल के बाद रत्नदेव तृतीय के बाद में आ जाएंगे आपके प्रतापमल, और प्रतापमल के बाद ये बहारेंद्र शाह और कल्याण शाह जो है वो और बहुत लेट में आएंगे। तो प्रतापमल के बाद जो आने वाले जो शासन है, वो लगभग 200 साल तक यहाँ पर क्या हो जाता है? अंधकार युग आ जाता है। मतलब उसकी जानकारी हमको नहीं मिलती है। तो कारण यही है कि उस समय मुगलों का आक्रमण रहा यहाँ पर, तो एक सशक्त जो शक्ति देखने को मिल रही थी कलचुरी की, वो वहां पर देखने को नहीं मिलता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, किस कलचुरी शासक ने राजधानी रतनपुर के स्थान पर छुरी कोसगई बनाया? अब देखिए, एक राजधानी हम लोगों ने देख लिया, क्या? तुम्बाण। तो कलचुरियों की पहली राजधानी हम लोगों ने देखा कौन सा? तुम्बाण। तुम्बाण से आपके कलिंग राज रहे, कमल राज रहे और रत्नदेव रहे। लेकिन रत्नदेव जो प्रथम थे, उन्होंने तुम्बाण से कहां पर शिफ्ट कर दिया? रतनपुर शिफ्ट हो गया। और आगे चल करके रतनपुर से रायपुर भी अलग हो जाएगा। लेकिन उस रायपुर अलग होने के बाद, अभी हम रतनपुर शाखा के बारे में बात कर रहे हैं, तो वही 200 साल का अंधकार युग आता है। और अंधकार युग आने के बाद आपका ये जो व्यक्ति आता है, कौन? बहारेंद्र शाह। बहारेंद्र शाह जो है वो रतनपुर से कहा? छुरी कोस गई। क्योंकि उस समय थोड़ा सा लूट वगैरह जो है वो बढ़ चुका था। तो रतनपुर को अपने खजाने को सुरक्षित रखने के लिए कोषालय का निर्माण कराया वहां पर छुरी कोसगई में, और छुरी कोसगई में अपना राजधानी शिफ्ट कर दिया। किसने? बहारेंद्र शाह ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कलचुरी शासक के समय शिवाजी रतनपुर की यात्रा की थी? तो छत्रपति शिवाजी के बारे में बात करें तो शिवाजी है वो आपके यूपी वाले क्षेत्र से सरगुजा रियासत होते हुए रायगढ़, रतनपुर होते हुए, फिर रायपुर होते हुए महाराष्ट्र की तरफ गए थे। तो अल्प समय के लिए उन्होंने रतनपुर की यात्रा की थी। और उस समय जो शासक था वो था कौन? तखत सिंह। और तखत सिंह एक कलचुरी शासक है जिन्होंने एक नगर की स्थापना की है। कौन सा? तखतपुर। तो बिलासपुर के पास वाला जो तखतपुर शहर है, वो किसने स्थापना की है? तखत सिंह। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? तखत सिंह। तखत सिंह के बारे में बात करें तो सरदार सिंह और रघुनाथ सिंह, ये दोनों जो है वो इनके क्या है? भाई है। जबकि हम राज सिंह के बारे में बात करें तो राज सिंह जो है वो कौन है? तखत सिंह का बेटा है। पर एक्चुअल में तखत सिंह जो था वो निसंतान था। वो एक पिता बन नहीं सकता था, ऐसा उनको पता चल गया था। तो उन्होंने नियोग प्रथा से एक पुत्र प्राप्त किया जिनका नाम क्या था? राजसी था। और राजसी आगे चल करके इनका बेटा विश्वनाथ सिंह हुआ। विश्वनाथ सिंह को जैसे ही पता चला कि लोग उनको चढ़ाने लग गए कि ये इनका बाप जो है वो तखत सिंह नहीं है, किसी और संतान है ये, तो राजसी के जो बेटे हैं कौन, उनको, विश्वनाथ सिंह को उनको बुरा लगा और उन्होंने क्या कर दिया? आत्महत्या कर लिया। तो इस तरीके से राजसी, तखत सिंह के बाद बना उनका बेटा बना कौन? राजसी। और राजसी के बाद उनका बेटा विश्वनाथ सिंह को राजा बनना था, लेकिन विश्वनाथ सिंह जो है वो आत्महत्या कर लिया। क्यों? क्योंकि उनका बाप राजसी जो है वो अपने बाप की असली औलाद नहीं है, आत्महत्या कर लिया। तो उसके बाद जो है वो इनके जो चाचा है वो कौन? राजसी के चाचा जो है वो कौन? सरदार सिंह, ये शासक बन जाते हैं। कुछ समय तक सरदार सिंह शासन करते हैं, लेकिन ये भी निसंतान रहते हैं। जैसे इनकी मृत्यु होती है तो उनके बाद उनका भाई रघुनाथ सिंह भी शासन पे चालू हो जाता है। और रघुनाथ सिंह भी क्या थे? इनका भी एक बेटा था, लेकिन 1741 के समय में, 1748 में यहीं से भोसला शासन चालू हो जाएगा, मराठों का आक्रमण चालू हो जाएगा। ठीक है। रघुजीत के जो सेनापति है भास्कर पंत, इस समय 1741 में रघुनाथ सिंह पर अटैक कर देते हैं। और उसी समय रघुनाथ सिंह का जो एक बेटा था वो भी
क्या बोलना चाहिए, उनका भी डेथ हो चुका था, तो वो वही अच्छे अवस्था में थे नहीं, तो जब अटैक किया तो इन्होंने क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया और शासन जो है वो मराठाओं के हाथ में चला गया कब, 1741 पे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर तखत सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र रूप से शासन करने वाला रतनपुर का अंतिम कलचुरी शासक कौन है? तो अभी जैसा हम लोगों ने बात किया कि अंतिम कलचुरी शासक कौन, रघुनाथ सिंह। ठीक है, अभी देखिए तखत सिंह पहले था, तखत सिंह के बाद शासन करने आए कौन, तखत सिंह के बाद उनका बेटा कौन था, राज सिंह, जो कि उनका सगा बेटा नहीं था, नियोग प्रथा से ये पुत्र प्राप्त किए थे। राज सिंह के बाद उनका बेटा विश्वनाथ सिंह को होना था, लेकिन विश्वनाथ सिंह ने क्या कर दिया, आत्महत्या कर लिया। तो राज सिंह के बाद तखत सिंह का जो भाई है कौन, सरदार सिंह, सरदार सिंह शासक बना। सरदार सिंह के बाद सरदार सिंह भी जो है वो बिना पुत्र के, बिना वंशज के रहे, तो उसके भाई रघुनाथ सिंह ये शासन किए। और रघुनाथ के बाद 1741 में मराठे का आक्रमण हो गया, तो मराठा शासक बन गए। तो अंतिम रूप से देखा जाए तो स्वतंत्र रूप से इन्होंने शासन किया, मतलब बिना मराठों के, तो स्वतंत्र रूप से शासन करने वाला अंतिम कलचुरी शासक पूछे तो कौन हो जाएगा, रघुनाथ सिंह। साथ ही साथ जब मराठों ने इसके ऊपर आक्रमण किया तो इसके लिए वार्षिक टकोली फिक्स करके मराठे वापस चले गए और रघुनाथ सिंह को उनको शासन करने दिया। तो रघुनाथ सिंह जो है अब स्वतंत्र नहीं रहा, मराठों के अधीन रहा। ठीक है, तो इस तरीके से एक क्वेश्चन और बनेगा कि मराठों के अधीन रतनपुर का प्रथम कलचुरी शासक कौन है, तब भी उसका आंसर क्या हो जाएगा, रघुनाथ सिंह हो जाएगा। ठीक है, हालांकि राज सिंह ने बोल दिया था कि सरदार उसका भाई, क्योंकि उनके तो बेटे थे नहीं, तो इनके भाई जो है वो राजा नहीं बनेंगे, तो रायपुर का जो कलचुरी वंश है उसका जो एक लड़का है मोहन सिंह, उनको सत्ता सौंपने का इन्होंने प्रॉमिस किया था। लेकिन जिस समय राज सिंह की मृत्यु हुई थी उस समय मोहन सिंह जो है वो शिकार पे गया था, इसीलिए सरदार सिंह बन गया। और सरदार सिंह के बाद भी मोहन सिंह को बनना था, फिर भी नहीं बन पाया, फिर बन गया कौन, रघुनाथ सिंह। इस तरीके से देखा जाए तो ऐसा लगा कि मोहन सिंह के बाद, मोहन सिंह के साथ दो दो बार छल हुआ है, एक बार यहां पर और एक बार यहां पर। तो ये जो मराठाओं का जो आक्रमण हुआ ये मोहन सिंह के कहने पर ही हुआ, क्योंकि उनको चाहिए था सत्ता। ठीक है, तो मराठों ने आक्रमण किया, ना मोहन सिंह बोलता ना मराठे यहां पर आक्रमण करते। ठीक है, तो किसी भी समस्या पे अपने ही जिम्मेदार होते हैं। तो अगर ये कलचुरी शासक मोहन सिंह अगर वहां पर जाकर के नहीं मिलता तो ये कलचुरियों का अंत नहीं होता। ठीक, तो कलचुरियों के अंत का कारण क्या बना था, मोहन सिंह बना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रायपुर के लहुरी शाखा के संस्थापक है। चलिए रायपुर, अब बोल रहे हैं रायपुर के बारे में बात कर रहा है, रायपुर। अच्छा एक और चीज देखिए, कलचुरी बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो कलचुरी जो होंगे वो दो होंगे, एक कहलाएगा त्रिपुरी, तो त्रिपुरी वाला क्षेत्र तो वो नहीं। ठीक है, तो हम लोग किस शाखा के अंतर्गत आते हैं, हम लोग आते हैं लहुरी शाखा के अंतर्गत आते हैं। तो लहुरी शाखा दो भागों में बट गया, एक बट गया आपका रतनपुर और दूसरा बट गया आपका रायपुर। ठीक है, तो रतनपुर में तो पहले रहे अभी तक, बाद में जो अंधकार युग आया था कल्याण साय के पहले, उसी समय जो रतनपुर का कलचुरी शासक है उसकी एक शाखा बट गई, कौन सी, रायपुर। तो शुरू में ये रायपुर नहीं रहा, इन लोगों ने जो शासन किया वो आपका कहां पर शासन किया, खल्लारी। ठीक है, महासमुंद जिले के खल्लारी वाले क्षेत्र में इन लोगों का शासन देखने को मिलता है, रायपुर के लहरी शाखा का। ठीक है, तो उस समय देखे तो वहां का जो पहला शासक जो है वो केशव देव रहा, उसके बाद सिंघन देव रहा, उसके बाद रामचंद्र देव रहा और उसके बाद कौन रहा, ब्रह्मदेव रहा। कहां पर, ये खल्लारी की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन में पूछा है रायपुर के लहुरी शाखा के। ठीक है, तो उसके बाद इसकी जो राजधानी रही वो क्या रही, खल्लारी रही। रतनपुर के बाद रायपुर वाले जो शाखा का राजधानी क्या रहा, खल्लारी रहा। और खल्लारी होने के बाद दूसरी राजधानी इन लोगों ने बनाया, कौन कौन सा, रायपुर को राजधानी बनाया। तो पहली राजधानी खल्लारी रही, दूसरी राजधानी रायपुर रही। तो खल्लारी से शासन करने वाले थे केशव देव, सिंघन देव, रामचंद्र देव, ये तीनों जो थे वो क्या थे, खल्लारी से। लेकिन सीजीपीएससी ने इस क्वेश्चन को पहले से पूछ चुका है और सीजीपीएससी ने इसका जो आंसर ऑप्शन सी रामचंद्र देव ने दिया है, संभवतः इसलिए क्योंकि रामचंद्र देव ने ही क्या किया था, रायपुर की स्थापना की थी।
ठीक है, तो रायपुर शहर का जो निर्माण है वो रामचंद्र देव ने किया है। किनके लिए? अपने बेटे ब्रह्मदेव राय के लिए किया था। तो यही ब्रह्मदेव राय के कारण रायपुर बना। पूर्व का जैसे हम लोग प्राचीन काल में देखते हैं, जैसे अभी कुछ बनता है तो हम लोग नगर बोल देते हैं, कोई भी नया सिटी बनाना है तो जैसे अभी हम लोग हमारा प्रेजेंट टाइम में जो कोचिंग है वो नया रायपुर अटल नगर में है, तो अटल नगर क्योंकि नगर बनाया गया। प्राचीन समय में नगर का मतलब होता था पूर्व। तो जितने भी आपके जो शब्द मिलेंगे रायपुर, रतनपुर, ठीक है, तो मतलब वो बसा हुआ चीज। तो पूर्व मतलब आपका शहर। तो यही ब्रह्मदेव राय के नाम से क्या बनाया? रायपुर बनाया। किसने बनाया था? रामचंद्र देव ने। तो इसलिए रायपुर के लहुरी शाखा के संस्थापक कौन है? रामचंद्र देव। इसको सीजीपीएससी मतलब आयोग ने ये आंसर लिया हुआ है, तो हमको ये लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरीके से कलचुरी फनी नागवंश को क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। 20वां प्रश्न, फनी नागवंश के बारे में असत्य कथन है। अब क्वेश्चन जो है वो असत्य के बारे में पूछ रहे हैं और फनी नागवंश के बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है, फनी नागवंश अभी चल रहा था कलचुरी वंश, कलचुरी के बाद आ चुका है फनी नागवंश, इसी के लगभग समकालीन है। और ये जो क्षेत्र मिलेगा आपको मिलेगा कवर्धा। अभी हम पढ़ रहे थे पूरा रतनपुर रायपुर के बारे में, अब ये कवर्धा क्षेत्र में चलते हैं फनी नागवंश के बारे में। तो इस वंश के संस्थापक अहिराज थे, बिल्कुल सही है। और अंतिम शासक मोनिंग देव थे, बिल्कुल ये भी सही है। ठीक है, तो फनी नागवंश के संस्थापक कौन थे? अहिराज। और अंतिम शासक कौन थे? मोनिंग देव थे। ये दोनों कथन जो है वो सही है। गोपाल देव के शासन काल में भोरम देव मंदिर का निर्माण हुआ है, जी ये सही है। तो इस वंश के जो छठवें राजा थे गोपाल देव, गोपाल देव के समय में ही भोरम देव मंदिर का निर्माण हुआ है। हाँ, शासन भले गोपाल देव का था, लेकिन याद रखना भोरम देव मंदिर का जो निर्माण करवाया है वो व्यक्ति है लक्ष्मण देव राय। ये क्वेश्चन सीजीपीएससी पूछ चुका है। तो लक्ष्मण देव राय, ठीक है, गोपाल देव के शासनकाल में लक्ष्मण देव राय ने भोरम देव मंदिर का निर्माण कराया है। तो यहां पर गोपाल देव ने कराया है ऐसा नहीं पूछा, शासनकाल बोला है, तो ये कथन सही हो जाएगा। गोपाल देव ने कलचुरी शासक पृथ्वीदेव प्रथम के अधीन शासन किया। अब चूंकि ये कलचुरी के समकालीन है और ये गोपाल देव है, ये कलचुरी शासक पृथ्वीदेव प्रथम के अधीन कार्य किया था। ठीक है, तो ये भी कथन आपको क्या है? सही है। लक्ष्मण देव का विवाह कलचुरी राजकुमारी अंबिका देवी के साथ हुआ था। ठीक है, देखो इनका जो विवाह जो है फनी नागवंश के शासक की जो विवाह हुआ है कलचुरी राजकुमारी अंबिका देव के साथ तो हुआ है। अब ये यही से तो पुष्टि हो रही है कि ये पृथ्वी देव के प्रथम के अधीन बिल्कुल शासन किए रहे होंगे, क्योंकि संबंध अच्छे थे तभी क्या हुआ है कि इधर विवाह हो रहा है। संबंध नहीं रहते तो विवाह नहीं होता। अब हम देखें फनी नागवंश में और कलचुरी वंश में तो ज्यादा शक्तिशाली जो है वो कलचुरी है, फनी नागवंश नहीं है। अगर फनी नागवंश शक्तिशाली रहता तो वो पूरे स्प्रेड में रहता, छत्तीसगढ़ में फैला हुआ रहता। लेकिन फनी नागवंश आपको सिर्फ कहां देखने को मिल रहा है? कवर्धा में। जबकि कलचुरी का इतिहास बहुत पुराना है, साथ ही साथ तुमान, रतनपुर, रायपुर, खल्लारी ये सभी जगह फैला हुआ है। तो इनके अधीन ये थी, ये सही हुआ। ठीक है, लेकिन ये जो कथन है लक्ष्मण देव, इनका विवाह राजकुमारी अंबिका देवी के साथ नहीं हुआ था। ये लक्ष्मण देव का बेटा था रामचंद्र देव, लक्ष्मण चंद्र देव का बेटा था रामचंद्र देव। अच्छा, अब याद रखना यहां पर दो व्यक्ति आए रामचंद्र देव। रामचंद्र देव हम लोगों ने देखा कहां पर? रायपुर में भी देखा रामचंद्र, देखे एक कवर्धा में भी देखेंगे, ठीक, और एक देखेंगे हम कहां पर? रायपुर में। तो रायपुर में रायपुर शाखा का जो स्थापना किया है वो कौन है? रामचंद्र देव है। और फनी नागवंश में भी लक्ष्मण देव का बेटा कौन हुआ है? रामचंद्र देव है। इस रामचंद्र देव का विवाह किनके साथ हुआ? अंबिका देवी के साथ हुआ था। तो इस तरीके से लक्ष्मण देव जो है वो क्या है? गलत है, रामचंद्र देव होना था। तो ये कथन क्या हो गया? असत्य हो गया। और यही इसी रायपुर का जो कलचुरी वंश का रामचंद्र देव था, वही फनी नागवंश के ये मोनिंग देव को पराजित किया था। अंतिम शासक मोनिंग देव क्यों हुआ? क्योंकि रायपुर कलचुरी वंश के रामचंद्र देव ने मोनिंग देव को हराया था। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए, इनमें से किस राजा के बाद है राजवंश को उसका नाम दिया गया? चलिए, यहां पर है राजवंश के बारे में बात कर रहा है। तो अभी हम इतना जो पढ़ रहे हैं कलचुरी, ठीक है, तो ये कलचुरी जो है अपने आप को क्या बोलते हैं? है वंशी बोलते हैं।
तो अभी जो कलचुरी वंश पढ़ रहे हैं वो कौन सा वंश है वंश ही। तो कलचुरी का दूसरा नाम क्या है वंश है। और अगर हम है वंश की बात करें तो इनका जो आदि पुरुष है, मतलब किन से ये स्टार्ट हुआ है, तो ये हुआ है यदु है से। और है के बारे में बात करें, यदु है के बारे में बात करें या है वंश के बारे में बात करें, तो नाम जरूर यदु है से चालू हो रहा है, लेकिन इनका जो मुख्य राजा हुआ है वो सहस्त्रार्जुन हुआ है, सहस्त्रार्जुन। ठीक है, और सहस्त्रार्जुन के बारे में बात करें तो आपको जाना होगा त्रेता युग में। त्रेता युग में जो परशुराम, भगवान परशुराम के साथ जिनका युद्ध होता है, ठीक है, जैसे राम का अवतार जो हुआ है वो रावण को मारने के लिए हुआ था, वैसे परशुराम का जो मेन था वो सहस्त्रार्जुन के लिए हुआ था। और सहस्त्रार्जुन जो था वो यही है वंश से संबंधित था। तो यही है वंश वाले में से मुख्य पुरुष जो थे वो कौन थे, यदु है थे। और है को ही क्या बोलते हैं, कलचुरी वंश बोलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कलचुरी राजाओं में किसने प्रतिहार राजा भोज जिन्हें भोपाल का निर्माण किया, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय को हराया था। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों वंश बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है प्रतिहार और एक है आपके क्या, राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट के बारे में हम लोग इंडिया लेवल की बात करें तो जो आपका एलिफेंटा गुफा है वहां पर राष्ट्रकूट शासकों ने शंकर की जो त्रिमूर्ति है समुद्र के अंदर जो एलिफेंटा गुफा है वहां पर, तो ये इंपॉर्टेंट है राष्ट्रकूट शासकों का। तो यही राजा भोज और राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय को कलचुरी राजा ने हराया था। और वो कलचुरी राजा कौन था, कोकल देव प्रथम था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलचुरी राजा निम्नलिखित देवताओं में से मुख्यतः किसके अनुयायी या भक्त थे। तो मुख्यतः जो कलचुरी थे वो शिव के अनुयायी थे। कलचुरी जो थे वो क्या थे, शिव के अनुयायी थे। ठीक है, हालांकि इनकी राजमुद्रा में आपको गजलक्ष्मी देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, गजलक्ष्मी जैसे हम लोग आगे कलचुरी शासक में देखे, लेकिन मुख्यतः इनके जो अनुयायी है वो क्या थे, शिव के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी छत्तीसगढ़ में है वंशी शासकों की राजधानियां थी। छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगर मैं पूरा देखूं तो कलचुरियों की राजधानी है वंशी, कलचुरियों की राजधानी आपकी प्रयाग, ठीक, काशी, हम बात करें कालिंजर, कालिंजर के बाद हम देखें त्रिपुरी। ठीक, तो ये इंडिया लेवल की बात हुई। जैसे छत्तीसगढ़ में पहुंचे तो इनकी पहले राजधानी हो गई तुम्बाड़। छत्तीसगढ़ में पहली राजधानी क्या हो गई, तुम्बाड़ इसकी राजधानी थी। ठीक है, तुम्बाड़ से शासन करने वाले शासक कौन कौन, कलिंगराज, कमलराज, रत्नराज मतलब रत्नदेव। और रत्नदेव ने फिर राजधानी शिफ्ट कर दिया कहां पर, रतनपुर। तो रतनपुर भी इसकी राजधानी हुई। रतनपुर के बाद हम लोगों ने देखा अभी रामचंद्र देव ने राजधानी किसको बनाया, रायपुर को बनाया। ठीक, साथ ही साथ तुम्बाड़, फिर रतनपुर, रतनपुर के बाद हम देखें तो खल्लारी, खल्लारी के बाद देखें तो रायपुर। तो इस तरीके से देखें पाली जो है वो कलचुरियों की राजधानी नहीं रही। तो इस तरीके से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। तो ए बी सी जो है वो ऑप्शन नंबर ए पे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शासक रायपुर की कलचुरी शाखा से संबंधित है। अब ये इसका एक बहुत बड़ा लिस्ट है, ये आपको रटना पड़ेगा। ठीक है, तो रायपुर की कलचुरी शाखा, और ये सीजीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चामुंड सिंह देव, मोहन सिंह देव, उमेन सिंह देव और अमर सिंह देव। इसमें रायपुर की कलचुरी शाखा में चामुंड सिंह देव तो थे, उमेन सिंह देव थे, अमर सिंह देव थे। ये मोहन सिंह देव नाम का कोई शासक रायपुर कलचुरी शाखा में नहीं थे। तो मोहन सिंह जो थे वो बेसिकली आपके कहां वाले में थे, रतनपुर वाले में थे। ठीक है, तो चामुंड, उमेन और अमर सिंह मतलब 1 3 4 1 3 4 देखेंगे तो आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर डी में। तो इस तरीके से आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो इस तरीके से हमारे ये 25 क्वेश्चन खत्म हुए। ठीक है, ऐसे ही और क्वेश्चन पाने के लिए डेली आप, ठीक है, आपको मिल जाएंगे अगले वाले जो पार्ट रहेंगे, आपको मिलेंगे काकतीय वंश से संबंधित महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन जो आपके आने वाले सीजीपीएससी और व्यापम के सभी एग्जामों के लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो इसका नोटिफिकेशन पाने के लिए
चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से और व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं, जिससे आपको पहले ही आपको पता चल जाएगा कि सिलेबस क्या है। ठीक है, तो जाते जाते आप लोगों के लिए होमवर्क 25 क्वेश्चन हमने किए हैं, ये आपके लिए। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे। ब्रह्मदेव का रायपुर शिलालेख किस संग्रहालय में संरक्षित है? सीजीपीएससी द्वारा पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। ऑप्शन है दिल्ली, नागपुर, रायपुर, भोपाल। इसके आंसर आप कमेंट में करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में फनी नागवंशी राजाओं का मड़वा महल मंदिर शिलालेख किस सन का है? 1406 का, 1349 का, 1232 का या 1157 का? इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट में करेंगे और चैनल को लाइक कर लेंगे, शेयर कर लेंगे और सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू।